क्योंकि एक 21 साल के नौजवान की कहानी है और उसकी शिप को समुद्री लुटेरों ने, सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है। और ये हाईजैक का जो दौर है वो 2-4 दिन नहीं चला, 331 दिन चला है, लगभग 11 महीने। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, वैसे वैसे आप बहुत डिमोटिवेट होते जाते हो। किस तरह के थे वो 331 दिन? व्हाट काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर यू वेंट थ्रू? रात को अगर आपने कोई आपके सामने बैठ के थोड़ी देर आपने उससे बात करी है, सुबह वही आपको लात मार के उठा भी सकता है। मतलब आपके लिए वो कौन सा लम्हा था जब आपने कहा इट इज़ हाउ इट इज़? मैं अपने घुटनों पे बैठा हुआ हूँ, हाथ पीछे हैं, मुझे परछाई दिख रही है मेरी, और मेरे पीछे जो खड़ा हुआ है बंदूक मेरे सर पे लगी हुई है, और गोलियां चल जाती हैं। उनमें से जो लोग थे वो और किस तरह का टॉर्चर कर रहे थे बाकी लोगों पर? वो लम्हा होता है जब एक ठंडी नोक आपकी स्किन को टच करती है, बंदूक की दुनाली। हाँ। तो क्या कभी आपस में इशारों में कोई रिवॉल्ट की, कोई म्यूटनी की, है ना, कि जितने हैं 2 तू घेर ले 2 मैं घेर लूँ, जैसे वो स्क्विड गेम्स में आपने वेब सीरीज़ में देखा होगा, या मनी हाइस्ट में भी हमने देखा है वेब सीरीज़ में, क्या कभी इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी? सोचते तो थे कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब देखा कि भाई यहाँ से भी कोई आ रहा है, वहाँ पे भी किसी को बिठाया हुआ है, कभी कभी हीरो ना बनना भी आपकी जान बचा लेता है। इस बीच में सरकार, स्टेट, मशीनरी, पुलिस, ये सब कहाँ थे? इंटरनेशनल वाटर्स में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें काफ़ी गवर्नमेंट्स अपने हाथ खड़े कर लेती है कि हमको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। उन पायरेट्स का क्या हुआ? क्या वो बाद में पकड़े गए? आपने कभी किसी को ढूंढा, किसी ने आपको खोजा, या कैसे, या वो बिल्कुल गायब हो गए? आई डोंट थिंक आई केम आउट एज अ विक्टिम, आई केम आउट एज अ सर्वाइवर। Brought to you by Bank of India and Sonata. आज एक ऐसी किताब पर बात करने आया हूँ जिसे पढ़ते हुए लगातार डरता रहा। हर पन्ने को पलटते हुए मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ती रही। क्यों? क्योंकि एक 21 साल के नौजवान की कहानी है जो मैरीटाइम ऑफिसर है। ठीक अभी अभी उसने समंदर को जानना पहचानना शुरू किया है और उसकी शिप को समुद्री लुटेरों ने, सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है। और ये हाईजैक का जो दौर है वो 2-4 दिन नहीं चला, 331 दिन चला है, लगभग 11 महीने। ये 11 अप्रैल 2010 का संडे है। सब कुछ ठीक चल रहा है, समंदर से खूब चमक भरी धूप आ रही है, कोल्ड ब्रीज आ रही है, लेकिन अचानक आते हैं सोमाली पायरेट्स। कैसे वो 331 दिन बीते जहां त्रासदी है, जहां संत्रास है, जहां दुख है और जहां उम्मीद है कि ये सब एक दिन ठीक हो जाएगा। सोमाली पायरेट्स के अत्याचारों पर हम बात करेंगे, वो कैसे वहां से निकलते हैं, वो दौर कैसा बीतता है, और इसके अलावा बात करेंगे कि उम्मीद का दामन कब तक और कैसे ढाला जाए। इस किताब को लिखा है प्रणव ध्यानी ने। किताब का नाम है हाईजैक्ड, अ ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइविंग 331 डेज विद सोमाली पायरेट्स। हार्पर कॉलिन्स से किताब छपी है। कीमत है 399 रुपये। ये पेपर बैक में 399 है। अगर आप अमेजोन या बाकी और प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं तो लगभग 200-250 के आसपास की पड़ जाएगी। अनुभव है। प्रणव, स्वागत है आपका किताब वाला में। मेरा नाम दीपक है। बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। 11 अप्रैल 2010 संडे का दिन, कैसे हुआ ये सब? कैसे सोमाली पायरेट्स आते हैं? क्या कुछ हुआ? हमें उस दिन में थोड़ा ले चलिए। थैंक यू पहले तो मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और थैंक यू कि आपने किताब पढ़ी और आपको अच्छी लगी। शिपिंग इंडस्ट्री में, शिपिंग लाइन में बहुत रूटीन वाइज, प्लान्ड वाइज आपका डे डिसाइडेड रहता है कि आपको किस दिन किस टाइम पे क्या एक्टिविटी होनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर वेकअप कॉल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बीच में आपकी वॉच कीपिंग और डेक वर्क, जो भी है, हर चीज़ का एक फिक्स्ड रूटीन रहता है। संडे यूजुअली छुट्टी होती है हर जगह, लेकिन उस दिन हमारी छुट्टी नहीं थी। हम एक पोर्ट से निकले थे और सुबह थोड़ी देर का काम था, बस नॉर्मल कार्गो चेकअप्स था, रूटीन वॉच चल रही थी, और अपने ही सब मूड में नॉर्मल डेक पे थे। एंड एकदम से कुछ अननोन, अनहर्ड
आवाज़ें सुनाई दी। अब तो खैर वो आवाज़ कहीं भी सुनाई देगी तो मालूम पड़ जाएगी कि गोलियां कैसे चलती हैं। बट उस टाइम पे क्योंकि हमारा वेल्डर भी था, कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था, तो लगा कि उसकी शायद वेल्डिंग रॉड, वेल्डिंग टॉर्च बैकफायर करी है। लेकिन अगले ही कुछ पलों में मालूम पड़ गया था कि ये वो नहीं है और इट्स अ पायरेसी अटैक। अनफॉर्चुनेटली हमारा जहाज़ उस समय सेल नहीं कर पा रहा था, कुछ तकनीकी ख़राबी के वजह से हम लोग ड्रिफ्ट कर रहे थे। ड्रिफ्ट मतलब एक ही जगह पे फ्लोट हो रहे थे। अगर हम लोग शायद हमारा कुछ मूवमेंट होता, कुछ प्रोपल्शन होती, तो इसको वो अटैक कामयाब नहीं हो पाता या कम से कम डिले हो जाता, जिस वजह से शायद हमें आसपास के जो वॉरशिप्स वगैरह हैं आके हेल्प कर सकते थे। बट क्योंकि हम एक ही जगह पे मूव हो रहे थे तो इट वाज़ अ वेरी इजी कैच। वो लोग आए, बोट्स पे चढ़े, जहाज़ पे आ गए। MV रॉक अफ्रीकाना, MV रैक अफ्रीकाना। और हमारा ट्रेड एरिया वही था, दुबई से ईस्ट अफ्रीका, सीशेल्स एंड तंजानिया एंड बैक टू दुबई। अनफॉर्चुनेटली 2010-2011 में पायरेसी काफ़ी पीक पे थी। मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशंस, आर्म गार्ड्स और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही थी, तो उस इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, कंप्लायंसेस वगैरह एकदम से फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो वो जो टाइम पीरियड जिसमें हम रह गए, बस उसमें हम फंस गए। ये था पूरा सिनेरियो। और जब उन सोमालियन पायरेट्स ने आपके जहाज़ पर कब्ज़ा किया, उसके बाद के दिन 331 दिन कैसे थे? या जब पायरेट्स ने आपको ये ऑफ़र दिया कि आप अपने घर पर अपने माता पिता को एक आखिरी कॉल कर सकते हैं, वो नहीं मालूम कि आखिरी हो सकता था या नहीं, लेकिन उनकी भाषा में वो एक आखिरी कॉल हो सकता था कि आप एक बार बात करके बता दीजिए कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। हाउ वर द 331 डेज़? तो देखिए, इस पूरे इंसिडेंट में हम लोग उनके लिए एक एसेट्स थे, जिसके अगेंस्ट वो एक रैंसम डिमांड कर रहे थे। जहाज़ था, जहाज़ की वैल्यू थी, कार्गो था, लेकिन जो इंडिविजुअल्स इनोसेंट लाइफ्स थी ऑन बोर्ड, जो क्रू की इनोसेंट लाइफ्स थी ऑन बोर्ड, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल थी। तो हमें उनको हमें सेफ भी रखना था, लेकिन हमें डरा के भी रखना था। वो हमको मार सकते थे, लेकिन जान से नहीं मार सकते थे, क्योंकि नेगोशिएशन कैसे होगा? एग्जैक्टली। और इट बहुत ज़रूरी था, इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब भी नेगोशिएशन का कॉल्स हो बिटवीन द वेसल एंड द हाईजैकर्स एंड द ओनर, तब एक ऐसा तनाव बना रहे जहाज़ पे, ताकि ओनर के सामने ये प्रेजेंटेशन या ये इन्फॉर्मेशन जाए कि हम लोग की बस हो गई है, मतलब अब इसके आगे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये तनाव हमेशा जब भी फ़ोन कॉल्स अरेंज होते था, ऐसा नहीं था कि रोज़ फ़ोन कॉल्स होती थी, हर एक पीरियड के बाद, एक गैप के बाद फ़ोन कॉल्स होती थी। तो ये तनाव पैदा करने के लिए अलग अलग इंसिडेंट्स, अलग अलग चीज़ें वो लोग हर बार कुछ नया ट्राई करते थे, जिससे हम में डर बना रहे। ऐसा भी होता था कि बीच में महीने कुछ नहीं हुआ, आपस में हम लोग बातचीत करने लग गए, उनको हमसे कुछ चाहिए था, हमने दे दिया, एड्रेस कर दिया उनको, लेकिन एकदम से ही अगले दिन अगर उनको ऑर्डर आ गया है कि नेगोशिएशन का कॉल होना है, तो माहौल एकदम बदल जाता था। रात को अगर आपने कोई आपके सामने बैठ के थोड़ी देर आपने उससे बात करी है, सुबह वही आपको लात मार के उठा भी सकता है। आप बिल्कुल उनके इमोशनल रहमो करम पर थे। जी, इमोशनल तो मैं नहीं कहूँगा कि उनमें हमें कुछ इमोशंस दिखे। अगर इमोशंस कुछ भी होते तो शायद स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती। वो भी कुछ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे जो उनको बाहर से मिल रहे थे, जो उनके सीनियर्स उनको ऑर्डर दे रहे थे, और वो उस पर एग्जीक्यूट कर रहे थे। और आपका जो जहाज़ था वो हाईजैक कहाँ पर हुआ था? हम लोग सीशेल्स करके एक कंट्री है, वहाँ से थोड़ा सा आगे तंजानिया की तरफ जा रहे थे। सीशेल से तकरीबन 100-120 नॉटिकल माइल्स दूर या उससे कम, मुझे बिल्कुल वो एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया।
बट सीशेल्स से ज़्यादा दूर नहीं था हम लोग, और वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया था, और वहाँ पे ये करेक्ट। वहाँ से फिर आप लोगों का जहाज़ जाता है सोमालिया में, जी। और सोमालियन पायरेट्स की तो अपनी एक कहानी आई है 2009-2010 तक अमेरिका के जिस तरह से शिप लिए। तो सोमालियन पायरेट्स के बारे में क्या कहानी है, क्यों वो इस तरह के पेशे में आए? एक धड़ा ये कहता है कि साहब उन पर चूंकि यूरोपियन कंपनीज़ ने इतना ज़्यादा अत्याचार किया, उनकी ज़मीन को भी लूटा, उनके जो मछुआरों के जो अधिकार थे उनकी जीविका छीन ली, इस वजह से उस पेशे में आए। फिर उनको लगा कि वो एक्सीडेंटली आए हैं लेकिन उनको पैसा इससे मिल रहा है तो वो ये करते गए। आपका जो अनुभव रहा उनके साथ वक्त बिताने का वो कैसा था? देखिए, मेरा इस बात पे जितना भी इंटरेक्शन हुआ वो उन्हीं लोगों से हुआ जो हमको, जिन्होंने बंधक बनाया हुआ था, जिनको किसी ने हमें बंधक बनाने के लिए एम्प्लॉय किया हुआ था। उन लोगों से जितना इंटरेक्शन में जो मुझे समझ में आया, जो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि उनकी ज़िंदगी में फ़िशिंग के अलावा और कोई काम नहीं था। फ़िशिंग वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। लेकिन क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे वो, तो आसपास के मुल्क, फॉरेन कंट्रीज़ के जहाज़ आके वो प्राइम ऑफ द फ़िशिंग उनसे छीन ले जा रहे थे। वांटेडली अनवांटेडली ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जो उनका एक मीन्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जो था वो भी उनके हाथ से जा रहा था, क्योंकि वो अपने मीन्स को एडवांस नहीं कर पा रहे थे, और बाहर से जो तकनीकी एडवांसमेंट ऑफ फिशिंग वेसल्स और उस एरिया में जो फ़िश कर रहे थे वो उसका एडवांटेज उठा रहे थे। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने पहले कुछ ऐसे जहाज़ों को पकड़ा, डराया, फिर देखा कि उससे रैंसम भी ले सकते हैं, और देखा कि ये इजी मनी बन सकता है। फिर धीरे धीरे वो बड़े शिप्स पे जाने लग गए, और वो वैसे भी जहाज़ अटैक करने लग गए जो उस एरिया में आके फ़िशिंग ही नहीं करते बल्कि बस ट्रांजिट करते हैं, जो उस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए। चाहे वो सोमालिया भी नहीं आ रहे हो, लेकिन आप उनके समंदर वाले एरिया को क्रॉस करके जा रहे हैं, इतना करीब भी नहीं, काफ़ी दूर से भी जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक इजी मीन्स ऑफ इनकम हो गया उनके लिए, या उसको ऐसा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बना दिया गया कि जो भी जहाज़ आप पकड़ सकते हो जो उस एरिया से निकल रहा है, आप उसको पकड़ो और अपना उसका पैसा और अपना उसका रैंसम लो। तो मैंने एक लाइन लिखी है इसमें, जब वो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बाद में उन्होंने वो सी चेकिंग की 2-3 अपने ग्रुप्स ही बनाए थे जी। वो टैक्स बोल के वो इतना आसानी सा टैक्स नहीं था वो तो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, नेगोशिएशन कैसे हो रहा था? जैसे आपकी कंपनी के जो मालिक हैं जिनका वो शिप था, कार्गो शिप, उनको जब खबर पहुंची कि साहब आपका जो शिप है वो हाईजैक कर लिया गया है, तो उसके बाद नेगोशिएशन की डील्स कैसे हुई? आप लोगों के साथ क्या बीत रहा था और कैसे खबर पहुंच रही थी? क्या वीडियो बन रहे थे? क्या कुछ हो रहा था कि आपके मालिकों को या पूरी दुनिया को ये पता हो कि आप इस तरह की त्रासदी से जूझ रहे हैं? देखिए, 2010 में टेक्नोलॉजी ऑनबोर्ड शिप्स या हमारे पास इतने एडवांस फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था जहाज़ों पे। तो जब भी नेगोशिएशंस या रैंसम डिमांड की कॉल होती थी तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, जो हमारे कप्तान थे, उनसे पूछा जाता था कि जितने लोग जहाज़ पे हैं सब ठीक हैं, ज़िंदा हैं। अब उसमें वो जिस भी हालत में है, क्योंकि आपके हाईजैकर्स आपके बगल में बैठे हैं बंदूक लेके, तो आप सच तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो आपको बोलना था। वेरी लिमिटेड चीज़ें आपको बोलने को वो बोलते थे कि आप ये कह सकते हैं, और वो सारी कॉल्स लाउड स्पीकर पे होती थी। तो उस इंफॉर्मेशन पास ऑन होने के बाद हम लोग का रोल पूरा साइड हो जाता था। फिर हाईजैकर्स और ओनर्स अपने आप ही कम्युनिकेशन करते थे, नेगोशिएट करते थे। मुझे इतना मालूम है कि जो इनिशियल डिमांड थी वो काफ़ी हाई नंबर था। हमारी इंडस्ट्री में सब पूरा ट्रेड डॉलर्स में होता है, तो कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिमांड थी, जस्टिफाइंग कि बड़ा जहाज़ है, कार्गो लोडेड है, 24 लाइफ्स ऑन बोर्ड है। तो अगर आपको किसी चीज़ की आपको इंफॉर्मेशन नहीं है और
अपनी पावर से उसके लिए कुछ डिमांड करना है तो आप XYZ कुछ भी नंबर डाल सकते हो, जब आपको पता है कि नेगोशिएशन अथॉरिटी आपके पास है, सामने वाले के पास नहीं है। तो उसी दौरान जो ओनर्स ने जब जस्टिफाई किया था कि भाई इतना वैल्यू नहीं है, तो वो लोग नहीं माने और फिर वो नेगोशिएशन लंबा होता गया और बात इतनी लंबी खिंच गई, लगभग साल भर खिंच गया। लगभग साल भर खिंच गया। उसमें और भी रीज़न था साल भर खिंचने का। बीच में पूरे उस कोस्ट में जिसमें हम थे वहाँ पे एक ही जहाज़ था हमारा, तो वो कोस्ट खाली भी नहीं रखना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने नेगोशिएशंस बीच में बंद कर दिए, बात करना बंद कर दिया, ओनर्स की कॉल उठाना बंद कर दिया। बाद में जब दोबारा एक दो जहाज़ और आ गए तब दोबारा फिर शुरुआत हुई। तो काफ़ी रीज़न्स थे जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली हम उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में फंस गए, वरना इसके किस्से और इस इंसिडेंट्स के बारे में, ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चा होती हैं, लेकिन जो टाइम फ्रेम, एवरेज टाइम फ्रेम रहता है किसी भी जहाज़ का 3 से 4 महीने, अगर ओनर सपोर्टिव है तो। हमारे ओनर बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो 3-4 महीनों में बात नहीं बन पाई और वो 11 महीने खिंच गया। अच्छा, कैमरे के उस पार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये बहुत ही प्राइवेट कॉन्वर्सेशन टाइप का चल रहा है बिटवीन द हाईजैकर्स एंड द ओनर ऑफ द शिप। इस बीच में सरकार, स्टेट, मशीनरी, पुलिस, ये सब कहाँ थे? देखिए, मिसिंग कंप्लेंट्स वगैरह तो होंगी। इंटरनेशनल वाटर्स में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें और कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे रैंसम अगेंस्ट हॉस्टेज ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ होती हैं, तो काफ़ी गवर्नमेंट्स अपने हाथ खड़े कर लेती है कि हमको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने मामला है। हाँ, और अगर आपने किसी एक इंडियन के लिए पैसे दे दिए या किसी एक XYZ नेशनैलिटी के लिए पैसे दे दिए, तो फिर वो पर्टिकुलर नेशनैलिटी एक टारगेट बन जाती है। हमारी इंडस्ट्री में, मैरीटाइम इंडस्ट्री में, थैंक्स टू गॉड, इंडियंस आर डोमिनेटिंग एज ऑफिसर्स एंड क्रू। तो अगर कहीं भी एक इंडियन के लिए कोई रैंसम रिलीज़ कर देता तो फिर वो बाकियों के लिए भी बहुत मुश्किल और पायरेट्स के लिए बहुत आसान हो जाता। तो इस वजह से ऐसे सिनेरियो में जो इंश्योरेंस होता है जहाज़ का, वो बहुत एक्टिव होता है, वो हेल्प करता है नेगोशिएट करने में। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से नेगोशिएट कर रहे हैं जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को वैल्यू करने की, क्रूड है, कोई स्ट्रक्चर टाइप एग्जैक्टली नहीं है, मतलब बोला कि मुझे ये बोतल आज 10,000 रुपये में चाहिए तो चाहिए, तो आप फिर उससे क्या नेगोशिएट करोगे? आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि इसकी जो भी वैल्यू होगी 100 रुपये 200 रुपये, आप ये तो नहीं बोलोगे कि यार इसकी ये वैल्यू है तो मुझसे इतना X मांग रहे हो। तो उस ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम में क्लोज करना इशू हो जाता है। शायद उन्होंने जानबूझ के बाद में सुनना या नेगोशिएट करना बंद कर दिया था, क्योंकि हमारा अकेला जहाज़ था पूरी कोस्ट पे और वो चाहते थे कि कोस्ट खाली ना रहे, कोई ना कोई हॉस्टेज रहे वहाँ पे। ये एक रीज़न, बहुत मेजर रीज़न है ये हमारे डिले, नेगोशिएशंस में डिले होने का। अच्छा प्रलभ, हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे 20 से ज़्यादा लोग थे उस शिप पर, तो शुरुआत के दिन तो चलो बहुत डर के बीते होंगे, है ना, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा समय बीत रहा था, लगातार महीने बीत रहे थे, दिन बीत रहे थे, तो क्या कभी आपस में इशारों में कोई रिवॉल्ट की, कोई म्यूटिनी की, है ना, कि जितने हैं 2 तू घेर ले 2 मैं घेर लूँ, जैसे वो स्क्विड गेम्स में आपने वेब सीरीज़ में देखा होगा या मनी हाइस्ट में भी हमने देखा है वेब सीरीज़ में, क्या कभी इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी? होती तो थी, सोचते भी थे, मन ही मन सोचते भी थे कि हम हीरो बन जाएं। कितने लोग थे टोटल? वो 24, हम लोग 24 थे। वो कितने थे? वो लोग इनिशियली जैसे ही हम सोमालिया पहुँचे, हाईजैक होने के बाद जब सोमालिया पहुँच के एंकर कर दिया, तो वहाँ पे तकरीबन पहले 3 महीने तो 30-40 लोग थे, तो उनको तो आउट नंबर हम कर ही नहीं सकते थे, लगभग डबल। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़, सबके पास बंदूकें थीं, ऑटोमेटिक बंदूकें थीं सबके पास। उन्होंने जितने भी हमारे स्टोर रूम्स थे उनको अपना एम्यूनिशन रूम बना लिया था। तो अगर, और उनकी शिफ्ट्स में काम होते थे, मॉर्निंग टू नाइट, नाइट टू मॉर्निंग, 12-12 घंटे की वो लोग शिफ्ट्स में
काम करते थे, वॉच की मतलब हम पे नज़र रखते थे, आसपास की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते थे। तो उसमें यही होता है कि अगर कभी कभी हीरो ना बनना भी आपकी जान बचा लेता है। सोचते तो थे कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जब देखा कि भाई यहाँ से भी कोई आ रहा है, वहाँ पे भी किसी को बिठाया हुआ है, क्योंकि हमारा मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। आपको कहाँ रखा, कहाँ गया था आप लोगों को? तो एक शिप का स्ट्रक्चर, कार्गो शिप का स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर आपका 100 मीटर का जहाज़ है जैसे हमारा था, तो उसमें 80 मीटर प्लेन कार्गो एरिया होता है, फॉरवर्ड से लेके पीछे तक। फॉरवर्ड एरिया में आपको बताऊंगा, टाइटैनिक तो आपने देखी होगी। टाइटैनिक में एक सीन है जहाँ पे लियोनार्डो और केट विंसलेट सबसे आगे अपने हाथ फैला के खड़े हैं। किताब में भी मेंशन है उसका, इसलिए मैं ये बार बार बोलता हूँ जी। वो सबसे फॉरवर्ड वाला एरिया होता है, और वहाँ से आप पीछे आएंगे तो सबसे एंड में अकोमोडेशन होती है, जो जहाज़ का सबसे छोटा पार्ट होता है। क्योंकि मर्चेंट वेसल है, जितना ज़्यादा कार्गो करेगा उतना ज़्यादा इनकम होगी, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द एरिया कार्गो एरिया होता है। जो हमारा अकोमोडेशन था वो लगभग आखिरी में 15 मीटर के बीच में 4 फ्लोर का अकोमोडेशन था। ठीक। जहाँ पे नेविगेशन रूम भी था सबसे ऊपर, और सबसे नीचे अंडर द लेवल इंजन रूम था। तो हमें इस अकोमोडेशन में एक ऑफिसर्स मेस रूम करके जगह होती है, जहाँ पे हमको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था 24 को। कुछ लोग ब्रिज पे थे जो नेविगेशन रूम होता है, कुछ लोग इंजन रूम में थे, और बाकी लोग मेस रूम में थे। और हमारी रिस्ट्रिक्शन विद इन हमारे अकोमोडेशन ही, जहाज़ तो पूरा भूल जाओ, विद इन हमारी अकोमोडेशन ही बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। कितना बड़ा एरिया रहा होगा वो लगभग? अकोमोडेशन मेस रूम जो था वो लगा लो जितना हमारा ये एरिया है, एक 12 सीटर की डाइनिंग टेबल, छोटा सा लाउंज एरिया जहाँ पे 6 सीटर सोफ़ा और एक टीवी, इनको मिला के बस। और वहाँ 24 लोग? एग्जैक्टली। वहाँ 24 लोग नहीं, वहाँ कम से कम 12 लोग। अच्छा, 12 दो अलग अलग डिवाइड। हाँ, 12 लोग यहाँ पे, बाकी क्रू मेस रूम में, बाकी ऑफिसर्स ऊपर और इंजन रूम वाले ऑफिसर्स नीचे। तो उसका एक कारण ये भी था क्या, आपको लगा कि चूंकि यूनिटी ना बैठ पाए इसलिए लोगों को अलग अलग करके रखा जाए? वो तो जगह ही नहीं थी। वो तो बहुत मेजर कारण था, लेकिन वो आपको फ्री हैंड कहीं भी मूव करने के लिए नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके भी दिमाग में एक फियर रहता था कि कोई कहीं से किसी को बाहर कांटेक्ट ना कर ले, कुछ इन्फॉर्मेशन पास ना कर दे। दो हमारे पास कुछ था नहीं, सब कुछ तो चला गया था, फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कुछ भी। लेकिन अगर किसी को आपने कन्फाइन किया हुआ है तो आप उसको चाहोगे कि वो जितनी क्रैम्ड अप स्पेस में हम उसको रखें उतना उसके पास रिस्ट्रिक्शन रहेगा। जो डरा रहा होता है वही सबसे ज़्यादा डरता है। एग्जैक्टली। अब वो तो 40 लोग पता नहीं उनमें से कितने डरते थे, लेकिन हाँ, ये बात थी कि वो हमारी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड करके रखी थी, और यही रीज़न था कि हमें पता नहीं था कि कौन कहाँ है, किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, कितने लोग कहाँ रखे हुए हैं, उनके कहाँ पे वो लोग गार्ड रखे हुए हैं। और अगर आपके पास मर्चेंट नेवी और नेवी, हाँ, ये थोड़ा अंतर बता दीजिए, और कार्गो शिप क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, हमारे दर्शकों को बताएं। मर्चेंट नेवी कंप्लीटली कमर्शियल कार्गो एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं। कार्गो शिप जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइप के कार्गो कैरी करते हैं, कंटेनर्स कैरी करते हैं जिसमें कार्गो मूव होता है, बल्क में कार्गो कैरी करते हैं। कार्गो माने कुछ भी, कार्गो माने जैसे आपकी गाड़ियाँ मूव होनी है वो कार्गो हो गया, कोई भी आइटम, एग्जैक्टली, गुड्स, एनी फॉर्म ऑफ गुड्स, वेदर इन ब्रेक बल्क और ओपन लूज बल्क और कंटेनराइज बल्क और लिक्विड, क्रूड, गैस, तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये मर्चेंट शिप्स कैरी करते हैं। हर एक कमोडिटी कैरी होती है इन शिप्स में। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 90% कार्गो हम लोग मूव करते हैं इन शिप्स। मेजॉरिटी ऑफ द कार्गो शिप्स पे मूव होता है। जो नेवी वाली बात आ जाती है वो डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हो जाती है। उसके लिए यू आर ट्रेन टू यूज़ वेपन्स, यू आर ट्रेन टू डू ड्रिल्स लाइक जो क्या बोलते हैं रेस्क्यू मिशंस जैसे होते हैं, टू सेव समबडी लाइक अस,
वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, गार्डिंग योर कोस्ट ऑफ द कंट्री, गोइंग आउट फॉर अ वॉर फॉर योर कंट्री, तो वो नेवी वाली बात आ जाती है। बट एज मर्चेंट ऑफिसर्स या ट्रेनीज, वी आर ओनली ट्रेंड for a safe passage of the ship to one destination to the other. We are not trained to use weapons. We are not trained to fight wars. We are not trained for any action. We are trained to carry. बस सिविलियन किस्म की ट्रेनिंग होती है आपकी। Exactly. कि अगर सुनामी आ जाए तो कैसे बचना है, तैरना कैसे, जो बुनियादी चीजें होती हैं, आग लग गई तो कैसे बचना है समंदर पे। बेसिक, क्योंकि आपको समंदर में, दरिया में आपको ना बाहर से एम्बुलेंस आएगी, ना बाहर से फायर ब्रिगेड आएगा, ना बाहर से कोई आपको बचाने आएगा किसी इमरजेंसी में, सब आपको खुद ही करना है। तो बेसिक फायर फाइटिंग, बेसिक फर्स्ट एड, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होती हैं। इसके कोर्सेज़ होते हैं, एडवांस लेवल कोर्सेज़ होते हैं, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है। तो ये सारी हमारी सेल्फ सर्वाइवल ट्रेनिंग एक होती है, अगर किसी को बोला जाए तो इसलिए ये प्रोफेशन बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन है। यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू नो, हर चीज़ का आपको सेफ्टी देख के एक डिसीजन लेना पड़ता है। आपके साथ आपका क्रू है, उनकी लाइफ आपके एक डिसीजन पे डिपेंडेंट है। आप इतना $1,000,000 डॉलर्स का कार्गो कैरी कर रहे हो, उसकी वैल्यू आपके डिसीजन पे है, उसकी लुकआउट, उसका सेफली उसको डेस्टिनेशन में पहुंचाना आपके डिसीजन पे है। कोई आपने बैड डिसीजन ले लिया तो एनवायरनमेंट डैमेज आप इतना कर सकते हो। अगर समंदर में तेल लीक हो गया, कुछ हो गया, तो दैट इज़ अनदर डिज़ास्टर। तो ये सारी चीज़ें हमारे उसमें जो हमें देखना पड़ता है। आपने अपनी किताब में बहुत ही दुख और बहुत ही उम्मीद दोनों की भाषा में अपनी बात की है। जैसे आप बताते हैं कि जब मैं सोने जाता था तो मैं उन अच्छे दिनों के ग्लिम्सेस को याद करता था जब जीवन बिल्कुल ठीक हुआ करता था, और मुझे लगता था कि कल सुबह होगी और ये सोमाली पायरेट्स अपने घर लौट जाएंगे, और शायद मैं भी। किस तरह के थे वो 331 दिन? व्हाट काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर यू वेंट थ्रू? फिजिकल टॉर्चर कैसा था? कैसे थे वो लोग? क्या उनमें से भी कुछ था कि गुड कॉप बैड कॉप जैसा प्ले करते थे वो इंसान कैसे थे? आपका वो वक्त कैसा था? आपका और आप बाकी जो 23 बाकी क्रू हैं उनके लिए वक्त कैसा था? देखिए, ऐसी कोई सिचुएशन के लिए आप कभी प्रिपेयर नहीं होते। आप अपनी ड्रिल्स कितनी भी कर लें, आप अपनी चेकलिस्ट कितनी भी फॉलो कर लें, और ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि ये शिपिंग में ही हो सकता है, ये आम आदमी की ज़िंदगी में भी हो सकता है। चैलेंजेस और मुश्किल पल कभी आपको बता के नहीं आते। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो पहले कुछ घंटे तो एक मतलब आप उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। आपको जो बोला जा रहा है, आप वहाँ मूव हो रहे हो, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप यहाँ अपने घुटनों पे बैठ जाओ, फिर वहाँ अपने घुटनों पे बैठ जाओ, हाथ पीछे करके बैठ जाओ। तो पहले कुछ घंटे तो कुछ मतलब जो चल रहा था आपको बस फिज़िकली दिख रहा है, आपके दिमाग में आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। और ये कुछ 2-3 दिन चला, क्योंकि हमें जब तक हम सोमालिया नहीं पहुँचे तब तक हम और भी ज़्यादा क्रैम्प्ड अप लोकेशन पे थे, क्योंकि जब तक हम सोमालिया नहीं पहुँचे तब तक वो गिन के शायद 8 से 10 लोग ही थे। तो इसलिए उन्होंने हमें एक ही कमरे में उस समय तकरीबन कम से कम 16 से 18 लोग रखे हुए थे। अब सोमालिया पहुंचने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन इम्प्रूव हुई। हमें लगा कि और लोग आ रहे हैं, कुछ मालूम पड़ेगा कि भाई कंपनी से कब बात हो रही है, क्या है। पर ये आपके जहन में कभी नहीं आता है कि आपको 331 दिन लग जाएंगे वो चीज़ पूरी होने में। हमको लगा कि ठीक है, बात होगी, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना निकल जाएंगे। लेकिन मेंटली महीना प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत तैयार नहीं था। मैं तो तैयार नहीं था ऑनेस्टली। 21 साल के थे आप? जी, मेरा 21st बर्थडे वहीं हुआ था पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद। उस दिन के बारे में बताइएगा। बहरहाल हाँ, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, वैसे वैसे आप
बहुत डीमोटिवेट होते जाते हो। आपको आपके पायरेट्स अगर बोल रहे हैं कि अगर आपको उम्मीद दे रहे हैं, आपके लिए तो एक वही ज़रिया है बाहर से इन्फॉर्मेशन आने का। अगर वो आपको उम्मीद दे रहे हैं कि 2 हफ्ते में जा रहे हो, फिर 2 हफ्ते बाद कुछ नहीं होता, फिर वो आपको नई उम्मीद दे रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद जा रहे हो, 1 हफ्ते में भी कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे आप इस उम्मीद के साथ बैठ के, और जब वो चीज़ आपको नहीं मिलती जिसके बारे में आपने इतनी होप की है, यू आर लुकिंग अप टू इट सो मच, तो एवरी टाइम विद द बैड न्यूज़ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आता है। और वो इतना कॉमन हो गया था कि वो लोग मस्ती मजाक में ही हमें बोलने लग गए कि कल जा रहे हो या परसों जा रहे हो। उनके लिए वो खेल हो गया था। तो सबसे पहला स्टेप ये किया कि आप पूछना बंद कर दो। आप किसी को दिखाओ ही नहीं कि आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, डेस्परेट फॉर एग्जैक्टली। आप सबसे पहले तो वो बंद किया। फिर 4 महीने 5 महीने समय बढ़ा, तो फिर सोचते थे कि सबसे पहले ये थॉट्स आते थे कि ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, या ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, क्या ये तुम अकेले की वजह से, कुछ तुम्हारे ऐसे कर्म थे जिसका तुम भरपाई दे रहे हो, या ये बाकी 23 लोग में से कोई है जिसके लिए तुम भी भर रहे हो। बट क्योंकि अब आपको अपनी पूरी टीम के साथ रहना है, आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना है, और आपके सामने वाले लोग चाह रहे हैं कि आप ब्रेक डाउन हो, जिसका वो एडवांटेज उठाएं, और लोग हुए हैं ब्रेक डाउन। अलग अलग सिचुएशंस में लोग हुए हैं ब्रेक डाउन। दे वर सैडिस्टिक। सो आपको ये भी है कि यार, अगर मैं आज मेरे कलीग के साथ खड़ा हूँ, ही इज़ फीलिंग लो एंड आई चीयर हिम अप, आई डाइवर्ट हिज माइंड, तो शायद कल ये मेरे साथ भी वही करे व्हेन आई एम फीलिंग लो। उस चीज़ पे काम करना शुरू किया, अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना शुरू किया, जो भी हम कर सकते थे। किताबें पढ़ना शुरू करी जो थी हमारे कोर्स की थी, बाहर से किसी के नॉवेल्स थे वो पढ़ना शुरू किया। किसी तरह हमने एक चेस बोर्ड बनाया, बंदूकों की शेल्स से अलग अलग उसके साथ हमने प्यादे, हाथी, घोड़ा, वो सब बनाया, वजीर, उसके आपस में खेलना शुरू किया, मेंटली अपने आप को बिजी रखने के लिए। तो एक सर्वाइवल स्किल मुझे लगता है एक इंसान पे अपने आप कहीं ना कहीं आ जाती है जब वो ऐसी सिचुएशन में लैंड हो जाता है कि भाई अब अगर मैं खुद से नहीं करूँगा तो कोई मेरी आके मदद नहीं करेगा। तो ये आप खुद ही अपने आप पे फिर आप काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको पता है कि अगर मैं रोज़ मुंह सड़ा के डिप्रेस होके कुछ खाऊं नहीं, सल्क करता रहूं, तो आई विल नॉट बी एबल टू सी दैट 332nd डे। यू नो, you have to keep yourself motivated to see that day of freedom। उसके बाद चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो दिन आपको ये मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है कि जो समय है वो बीत जाता है। हमारे शिपिंग में बोलते हैं टाइम एंड टाइड विल चेंज, समय और लहर बदलती है। तो आपको उस पे अगर आप भरोसा रख सकते हैं तो ठीक है। मेरे साथ ये हुआ, किसी और के साथ कुछ और हो सकता है। सबकी प्रॉब्लम्स दुनिया की अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रलव, आपके लिए वो कौन सा लम्हा था जब आपने कहा इट इज़ हाउ इट इज़, ये जैसा है अभी ऐसा है, इसको एम्ब्रेस करिए और इससे आगे बढ़ने के बारे में सोचिए? मेरे साथ तो ये बहुत स्टार्टिंग के टाइम में ही हो गया था। अच्छा। जब पहली बार मेरे सर पे बंदूक रखी गई थी और उसको लोड किया गया था, आई थिंक उस वक्त मैं समझ गया था कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम हियर। तब तक ये अंदाज़ा नहीं था कि बचेंगे, बट तब तक ये था कि खुद को बचाना ज़रूरी है। अपने आप को इनसे दूर रखना है, इनकी बात माननी है,
जो इनके इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करने हैं, लेकिन अपने लोगों को भी बचा के रखना है, किसी और का बुरा नहीं करना अपने फ़ायदे के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो मैंने औरों के बिहेवियर से भी देखी। होता है जब आपको एक गिलास पानी, साफ़ गिलास पानी नहीं मिल पाता, या आपको एक प्रॉपर मील नहीं मिल पाता दिन का, ये सब चीज़ें बहुत एक बार खाना देते थे बस वो? एक बार खाना ही अवेलेबल हो पाता था। हमारे पास बिजली नहीं थी, तो दिन में 2 घंटे किसी तरह जनरेटर चलाते थे, उसी में पानी भी भरते थे, उसी में पानी भी निकालते थे क्योंकि जहाज़ पानी ले रहा था, उसी में खाना भी बनता था। 331 दिन वो जहाज एक ही जगह पर खड़ा रहा। जी जी। और वो जो पायरेट्स थे, जैसे आपने बताया कि वो चाहते थे कि जो सामने वाले लोग हैं वो उनके सामने रो सकें ताकि उनकी स्थिति का फ़ायदा उठा सकें। और आपने भी बताया इसी इंटरव्यू के दौरान कि आपको पता नहीं कि जो आपसे रात में बहुत प्रेम से बहुत अच्छी बात करके सोया है, कल वो आपको लात मार कर उठाएगा। उनमें से जो लोग थे वो और किस तरह का टॉर्चर कर रहे थे बाकी लोगों पर? क्या उन बाकी 23 लोगों से आपकी अब बात हो पाती है जो आपके साथ उस क्रू में थे 2010 में, 15 साल बाद आज? कुछ 1-2 हैं जो जिनसे मेरी बात होती है, लेकिन क्योंकि हमारा इंटरनेशनल क्रू था, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग थे उसमें, और उस टाइम पे सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। कुछ साल तो सब शांत हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन बाद में 1-2 लोग मिले जो मेरे बैचमेट था, मेरा सीनियर था। एक तो मेरे साथ ही दुबई में था, तो हाय हेलो होता था, लेकिन बाकियों से इतना ज़्यादा। हमारा जो प्रोफेशन है वो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, कि आज आप एक जहाज़ में हैं, कल आप दूसरे जहाज़ में जा सकते हैं, परसों आप तीसरे जहाज़ में जा सकते हैं। मतलब आपको रोज़ उसी ऑफिस में नहीं आना है। जो कंपनी आपको बेटर सर्विस, बेटर पे दे रही है, यू आर ओपन टू वर्क विद देम। असाइनमेंट बेस्ड है। एग्जैक्टली। इट्स तो हमें हमारे में बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में दोस्ती बस जहाज़ तक है, उसके बाद आप अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ। और हमारे यहाँ पे नाम से भी नहीं बातचीत होती है, रैंक से बातचीत होती है। अच्छा। हाँ, जैसे आप मैरीटाइम ऑफिसर थे। हाँ, जैसे मैं कैडेट था। करेक्ट। तो मैं कैडेट के नाम से, मुझे कैडेट इधर आओ, जो कप्तान है उसको कैप्टन के नाम से, जो सेकंड ऑफिसर है चीफ ऑफिसर है, तो रैंक से ज़्यादा बात होती है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं इसके बाद, जैसे आपने कई सालों तक, जब आप 2011 के आसपास जब आप वहाँ से छूटते हैं और वो सब कुछ एक बुरा सपना ख़त्म होता है, उसके कई सालों तक आपने बात नहीं की इस बारे में, और फिर ये किताब शाया होती है। तो इस दरमियान क्या रोक रहा था? क्या वो ट्रॉमा था? हाउ डिड यू हील? क्या आपने मेडिटेशन किया? आपने किस तरह की प्रैक्टिसेस की ताकि आप उन ग्लिम्सेस से, उन ख़राब सपनों से, उस आवाज़ से वापस से आपको ट्रॉमा रिलीव ना हो? मेडिटेशन तो मैं आज भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तक नाकामयाब ही रहा है वो। बट जब मैं वापस आया तो मैंने एक डिसीजन तो ले लिया था कि मैं दोबारा सेलिंग नहीं करूँगा। सेलिंग मैंने इसको थोड़ा वापस जहाज़ पे काम नहीं करूँगा, ऑन बोर्ड शिप काम नहीं करूँगा। ठीक है। और अब कैसा है समंदर से रिश्ता? अभी भी है, बहुत अच्छा रिश्ता है। एक प्रोफेशन में मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन एक डिफरेंट टेंजेंट पे। तो क्योंकि मैंने बहुत अर्ली सी से मैं बाहर आ गया था, मैंने सी क्विट कर दिया था, सी सर्विस क्विट कर दी थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं इसी इंडस्ट्री में अपनी एक प्रोफाइल बनाऊं, अपना एक करियर बनाऊं। यूजुअली जो लोग दरिया छोड़ के शोर पे शिपिंग कंपनीज़ के लिए काम करने आते हैं, वो उनका 10, 12, 15, 20 साल का सी सर्विस का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको फिर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, डिसीजन मेकिंग एक्सपीरियंस। तो इट इज़ ईजियर टू एब्जॉर्ब देम इन द इंडस्ट्री, इन द बैक ऑफिस। मेरे लिए एक वो चैलेंज था। बट किसी तरह आई थिंक ट्रॉमा या मैं PTSD इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं काफ़ी फोकस था कि करियर बनाना है, और वो कुछ साल वही बनाने में लग गए, उसी में मेहनत करने में। एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, एक सिटी दूसरी सिटी, एक जॉब दूसरी जॉब, फिर मूव्ड आउट ऑफ इंडिया, वहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी, और फिर 2017 में खुद का जो शुरू किया। तो आई थिंक एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि अगर मैं ये किताब 2012 या 2013 में लिखता तो आई थिंक मैं
पायरेसी तो मैंने एक्सपीरियंस कर ली थी, लेकिन ज़िंदगी उतनी एक्सपीरियंस नहीं करी थी कि मैं उसको इस एंगल से प्रेजेंट कर पाता। शायद मैं बहुत इसको नफ़रत और बदले के एंगल से लिखता उस टाइम पे, लेकिन अब थोड़ा सा समझ आ गई है तो ये उस एंगल से प्रेजेंट करी है। और तीसरी चीज़ रादर ये है कि उस टाइम पे शायद मुझे कोई सिंपैथी मैंने लेने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। तो शायद मुझे लगा कि अगर मैं ये किताब उस टाइम पे लिखूं तो शायद मुझे लोग ये सिंपैथी देने ज़्यादा आए, जो मुझे नहीं चाहिए था। आई डोंट थिंक आई केम आउट एज अ विक्टिम, आई केम आउट एज अ सर्वाइवर। तो लाइफ में कुछ कर लिया, कुछ बन गए, थोड़ी दुनियादारी और देख ली, समझ ली। और कोविड वॉज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर मी टू स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज लॉकडाउन हुआ, लोग कन्फाइंड हुए, अपने अपने घरों में बंद हो गए। ठीक है, आई मीन एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन, लेकिन मेरी ओपिनियन में आप बंद हैं लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप अपने घर वालों से बात कर पा रहे हैं, आप ऑफिस के काम कर रहे हैं, आपकी सैलरीज मिल रही हैं, आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं, आपको जो खाने का मन है आप वो ऑर्डर कर पा रहे हैं यार। पर जिन पर बीती है उनके लिए ऑक्सीजन रेमडेसिविर के लिए लड़ाई लड़ते, अपनों को खोते, अपने सामने असहाय रूप में अपनों को दुनिया से जाते हुए देखना बहुत त्रासद रहा है कई लोगों के लिए उस कोविड के दौरान। देखिए, मैं जो वो वाला एंगल है मैं उस एंगल पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कन्फाइनमेंट वाले एंगल पे जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जब वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो चालू हो गया था तो उस पे जितने मेरे आपसी लोगों ने जितना कंप्लेंट किया, जो स्वस्थ थे, जिनके परिवार वाले स्वस्थ थे, टचवुड, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घरों में कैद थे, जो तब मैंने सोचा कि यार आई थिंक अब समय है कुछ बताना चाहिए कि आप कैसे उस टाइम को निकाल सकते हैं। तो तब लिखना शुरू किया। अच्छा प्रलभ, हमारे हिंदी के कवि हुए हैं, वो ये कहते हैं कि आदमी सुख में इतना आपस में नहीं मिल पाता, इतना साम्य नहीं बना पाता, इतनी गाढ़ी दोस्ती नहीं पैदा कर पाता है जितना दुख आपको बांधता है। जैसे आपने अपनी किताब में बत्ती साहब का जिक्र किया है ना, और भी कई लोगों का जिक्र आता है। तो क्रू मेंबर्स के साथ कैसा रिश्ता बना उन 331 दिनों में, जब आप लोगों पर एक समान दुख बरपा हो रहा था? देखिए, दुख तो था लेकिन सबका अपना अपना सर्वाइवल भी था। तो अब इसमें आप दुख में एक तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन जब आपके खुद की पेट की बात आ जाती है तब आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और ये बहुत नेचुरल है, ये मैंने बहुत बाद में समझा, ये मैंने पायरेसी के बहुत आगे आके समझा कि ये ह्यूमन नेचर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई कितना भी क्या बोलें उसको, कितनी भी एजुकेशन कर ली हो, कितना भी बैलेंस्ड व्यक्ति हो, लेकिन जब कोई कठिनाई आती है, फेस होती है, तब आपके अंदर एक सेल्फिशनेस वाली बात आ ही जाती है। आप उसको नहीं हटा सकते, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो आपके परिवार वालों के लिए हो, वो होता ही है। और ये मैंने भी बहुत देखा, हमारे बीच भी, पायरेट्स के बीच भी, उनमें भी आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। वो भी आपस में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते थे। जो सामान उन्होंने हमसे चुराया उसके लिए लड़ते थे कि ये मैंने रखा है, ये उसने रखा है, वो मेरा ले गया। हम पानी के लिए लड़ते थे, हम खाने के लिए लड़ते थे। तो ये इसमें सब अपना एक अलग तरीके से सबका बिहेवियर निकल ही जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा कि अगर आपको सेल्फिश बनना है, यस इट इज़ राइट, बी सेल्फिश, लेकिन डोंट बी सेल्फिश बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ समबडी एल्स। किसी और की वल्नरेबिलिटी का, किसी और को आप और कठिनाई में या और दुख में डाल के अपना पेट अगर नहीं भरो तो वो एक अच्छी चीज़ आप उस सेल्फिशनेस में भी कर सकते हैं। अच्छा प्रलभ, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रलभ के माता पिता भी हमारे साथ इस स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप तो वहाँ इस सब से बीत रहे थे, आपके ऊपर ये सब बीत रहा था, आप उससे लड़ भी रहे थे, अपने माइंडसेट को रेडी कर रहे थे। दो फेजेज़ हैं इस सवाल के। एक तो ये कि जब आप उन 331 दिनों में थे, 2010 से 11 तक का फेज़,
तो आप माता पिता के बारे में क्या सोचते थे और घर पर कब पता चला कि आपके साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, या घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप 2012 में 11 में उन तक मिलने पहुंचे? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरे पेरेंट्स को तो विदिन 24 आवर्स वो इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। ओनर्स ने नोटिफाई कर दिया था। हाँ, ये लोग हमारा शिप भी ट्रैक करते थे। एक होता ही है पेरेंट्स का कि भाई, जैसे हम यहाँ पे भी रहते हैं तो आपको रात को हमेशा फ़ोन आ जाते हैं, घर पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, चाहे आप कितना भी दूर है उनसे। बिल्कुल से। तो वही चीज़ वो ऑनलाइन भी जहाज़ को ट्रैक करते थे कि कहाँ पहुँचा है, कितने दिन में कॉल आने के चांसेस हैं, क्योंकि हम लोग जब भी शोर पहुँचते थे, किसी कंट्री पहुँचते थे, वहाँ से घर फ़ोन करते थे। नेटवर्क आता था। जी। तो इस वजह से उनको तो इन्फॉर्मेशन मिली गई थी 24 घंटे के अंदर अंदर। मेहता कि जब घर पे आप पहुंचते हैं तो कैसा रहा वो सारा फेज़? घर पे जब मैं आया तो जब मेरी फ्री होके उनसे जब बात हुई, जब मैं लैंड पे पहुंच गया, उसके पहले भी शिप से भी बात हुई थी। वो कॉल कैसा था, थोड़ा उस पर ले चलिए। वो कॉल तो बहुत ही पॉजिटिव था। मुझे अपनी तरफ से भी नहीं दिखाना था कि क्या हुआ है, उनको अपनी तरफ से भी नहीं दिखाना था कि क्या हुआ है। सब ठीक है, परेशान नहीं होना है, उम्मीद। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर ने पूछा था कि दाढ़ी वाड़ी तो काट रखी है कि साधु जैसे वापस आ रहे हो। उन दिनों 2011 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो ये पूछना ज़रूरी था कि भाई इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो नॉर्मल, बहुत ही लाइट कॉन्वर्जेशन कि बस मैं आने वाला हूँ, 1-2 दिन की और बात है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम लोग फ्री हो गए हैं और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से भी यही कि सब ठीक है, हम ठीक हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चाहे इस तरफ मैं किसी भी हाल में हूँ, उस तरफ वो किसी भी हाल में हो, लेकिन इस समय चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दूसरे की वल्नरेबिलिटी बांटे ना बांटी गई। अच्छा, तो बाकी जब क्रू मेंबर्स थे उनमें से आपको किनको संभालना होता था? ये ठीक बात है कि आप एक दूसरे का सहारा बनते हैं, 331 दिन बहुत लंबा फेज़ है, पर कोई गहरी दोस्ती जो आपके मन में रह गई हो, भले उनसे बात अब ना हो पाती हो, पर जिनके मन में आपके मन में जिनके प्रति बहुत रिगार्ड हो, या आपको लगता है कि उनके मन में आपके प्रति बहुत रिगार्ड रहा होगा उस दौर में? दोस्ती तो मैं एक मेरा बैचमेट बता रहे दुबई में आए होती उनसे। जी, वो उसका मेंशन भी है, काफ़ी बड़े करके हम उसको बुलाते थे, उसके साथ है। और एक कैरेक्टर है बोसन करके, जो तंजानियन कैरेक्टर है, उससे कभी मौका मिला तो मैं बहुत मिलना चाहूँगा। क्यों? बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा था, होना चाहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन था उसके पास। हमारे जहाज़ मर्चेंट नेवी में सीमैनशिप बोलते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, उसकी स्किल्स ऑफ सीमैनशिप बहुत हाई थी। कुछ काम वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली कर लेता था। बहुत नॉलेजेबल था, किताबें बहुत पढ़ता था। तो उसके साथ बैठ के नॉर्मल डेज़ में भी बैठ के, कुछ लोगों के साथ होता है जब आप उनसे बैठ के बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिलता है उनसे, कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव लेके जाते हो उनसे। ही वॉज वन ऑफ दोज गाइस। आप जब इस शिप में पायरेट्स के ढाए हुए जुल्मों के बारे में, उस पूरे त्रासदी के बारे में बात कर रहे थे, तो आपकी किताब में एक जिक्र मिलता है कि वहाँ कुछ लोगों को पिक किया उन्होंने और उनके फेक एग्जीक्यूशन करने की कोशिश की। तो एक बेसिकली माइंड में एक साइकोलॉजिकल टेरर कि हमसे डर के रहो और कुछ भी हो सकता है, हर वक्त आपका बहुत डरा हुआ, अगले पल की एग्जाइटी में बीत रहा था। क्या था वो पूरा दौर, क्यों किया था उन्होंने वो? देखिए, मॉक एग्जीक्यूशंस तो हमारे काफ़ी हुए हैं, अलग अलग सिनेरियोज में हुए हैं, अलग अलग अप्रोच से हुए हैं। एक ऐसा किस्सा था जहाँ पे कुछ लोग को शोर पे ले गए थे, और वो दैट वाज द वन टाइम जब वो लोग शोर पे गए। वही नेगोशिएशंस की बात होनी थी, और भी 3-4 जहाज़ हमारे आसपास आ गए थे। अब प्रेशर ज़्यादा बनाना बहुत ज़रूरी था, और क्योंकि जहाज़ को इतना टाइम भी हो गया था वहाँ पे, तो दे वांटेड इमीडिएट रिजल्ट्स।
लेके गए, शोर पे लेके गए, सबको एक लाइन में बिठा दिया, सबके मुंह ढक दिए, और द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपके चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, तो आपको पता नहीं है कि किसको लगी है किसको नहीं लगी है। तो ऐसी चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से रिपीट होती थी। मेरे साथ भी हुई थी, मेरे कलीग के साथ भी हुई थी, मेरे सीनियर्स के साथ भी हुई थी। इस तरह की या यही? इस तरह की, जैसे कि और? जैसे इस तरीके में कुछ 4-5 लोग थे। मेरे तरीके में मैं आगे फॉरवर्ड डेक पे था, मैं अपने घुटनों पे बैठा हुआ हूँ, हाथ पीछे हैं, मुझे परछाई दिख रही है मेरी, और मेरे पीछे जो खड़ा हुआ है बंदूक मेरे सर पे लगी हुई है, और गोलियां चल जाती हैं। तो ये बहुत ऑफन होता था, लेकिन हर बार एक अलग तरीके से, अलग सिनेरियो में, अलग प्लान्ड मैनर में होता था, ताकि एक नया डर बैठ जाए आपके अंदर। और ये जैसे जैसे टाइम बीतता गया, स्पेशली जब बाकी जहाज़ और आ गए थे, जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। तो ये मॉक एग्जीक्यूशंस आई थिंक सबसे डरावनी चीज़ अगर आप बोलें किसी को, तो वो एक वो लम्हा होता है जब एक ठंडी नोक आपकी स्किन को टच करती है, बंदूक की दुनाली। तो वो एक बहुत मुश्किल कुछ सेकंड्स ही होते हैं, वो आपको पता नहीं कि अंदर घुसी है कि नहीं घुसी है, लेकिन एक वो एक थोड़ा सा मुश्किल वाला समय था। इसलिए इस किताब के इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि जब इस किताब को मैं पढ़ रहा था, हर पन्ना दर पन्ना पलटते हुए मेरी रीढ़ पर एक ठंडी सिहरन तारी हो रही थी कि न जाने किसी के साथ कभी ऐसा ना हो जब आपको अपने अगले पल के बारे में कुछ ना पता हो। हम लोग तो छोटी सी, मतलब अगर मान लीजिए कैब नहीं मिल रही है और बाकी एंग्जाइटी में भी इतना परेशान हो जाते हैं, यहाँ तो बिल्कुल लाइफ और डेथ का बिल्कुल ब्रिंक पर खड़े हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ एक कहानी बांची। मैं बस आखिरी एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ, उन पायरेट्स का क्या हुआ? क्या वो बाद में पकड़े गए? आपने कभी किसी को ढूंढा, किसी ने आपको खोजा, या कैसे, या वो बिल्कुल गायब हो गए? नहीं, वो तो ये तो बहुत ही मुश्किल है जानना कि उनका क्या हुआ। और जिस दिन हमारा रैंसम मिला, जिस दिन उनका काम ख़त्म हुआ, वो हमें चले गए उसी हाल पे छोड़ के। पर शिप तो टूट चुकी थी, फिर आप लोग वापस कैसे आए हैं? शिप टूटी नहीं थी, प्रॉब्लम में था, इंजन नहीं चल पा रहा था, एक जगह थोड़ा सा हल में ब्रीच था जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, तो हम मूव नहीं कर सकते थे कहीं, तो हमको उसको अबैंडन करना पड़ा उसी जगह पे। और फिर एक वॉरशिप ने हमको रेस्क्यू किया फाइनली, आखिर में जाके फिर हम वापस आए वहाँ से। तो ये भी एक बहुत अच्छा पूरा सिनेरियो है। बताएं तो खूब विस्तार से। तो जिस दिन हमने ये डिसाइड किया कि हमें जहाज़ अबैंडन करना है, उसके जिस दिन हमें छोड़ दिया गया था उसके अगले दिन हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे नहीं रुक सकते इस सिचुएशन में, क्योंकि हमें जहाज़ अबैंडन करना है। क्योंकि कल को कोई और आके ना चढ़ जाए, कोई दूसरा ग्रुप आके ना बोल दे कि भाई अब आप हमारा टैक्स दो या हमें रैंसम दो। तो घर वालों से रात को बातचीत करके सब बोल दिया था कि सब ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं बोला था कि अभी भी यहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं है हमारे पास। तो आसपास के जो वॉरशिप्स थे उनको डिस्ट्रेस कॉल किया, सुबह बोला कि पायरेट्स नहीं है ऑन बोर्ड, हमारे जहाज़ पे प्रोपल्शन नहीं है, हमें रेस्क्यू चाहिए, हमारा जहाज़ वी आर टेकिंग इन वाटर। तो फिर उन्होंने असिस्टेंस दी, नेवल वॉरशिप आया, उनका एक हेलीकॉप्टर आया, पहले उसने पूरा हेड काउंट किया, हमें देखा कि भाई पूरे लोग हैं। फिर हमने अपनी रेस्क्यू बोट्स, लाइफ राफ्ट्स जिनको बोलते हैं, इन्फ्लेटेबल बोट्स जो होती हैं, उनको हमने उनको लॉन्च किया, क्रू उसमें ट्रांसफ़र हुआ, और फिर हमने उन बोट्स को अपने जहाज़ से उसकी रस्सी काट के हम लोग लहरों के साथ निकल पड़े। वो एक मोमेंट था जब
वॉरशिप ने कंफर्म कर दिया था कि असिस्टेंस भेज रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग लहरों के साथ लैंड की तरफ जा रहे थे। तो एक होता है कि आपको लगता है कि अभी तो कहीं से निकले हैं, दोबारा ही किसी खड्डे में ना गिर जाए, वो वाली बात थी। तब एक उस टाइम पे मतलब आपको आपके अंदर इन वट एवर पावर यू बिलीव इन, आप उस पर फिर एक फेथ बन जाता है, आप उस पर भरोसा करने लगते हो। मैंने आपके बिल्डिंग के नीचे रिसेप्शन पे एक बोर्ड पे एक लाइन पड़ी हुई दिखी थी अभी, ऊपर वाला देख रहा है। सीसीटीवी कैमरा को डिनोट करते हुए कहता है। हाँ। खैर आपके लिए वो सीसीटीवी कैमरा को डिनोट करते हुए होगा, लेकिन जब एक वो समय था जब वो लाइफ राफ्ट लैंड की तरफ जा रही थी और ये एक डर था कि अब लैंड पे पहुंच गए तो ना वॉरशिप वाला आएगा बचाने, ना कोई और आएगा, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, रैंसम ऑलरेडी चला गया है। मतलब कुछ आइडिया भी नहीं कि वहाँ जाके अब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तब एक चीज़ पे छोड़ दिया था कि यार नाउ लेट गॉड टेक ओवर एंड सी वेयर वी लैंड अप। बट फिर थोड़ी देर बाद उनकी वॉरशिप की बोट्स आ गई, हमें टो करके ले गई, वॉरशिप पे चले गए और बस उसके बाद। बट यू डिड लैंड अप ऑन द लैंड एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपने इस कहानी को लिखा। और मेरे पास इस किताब वाला के अंत में कहने के लिए बहुत सुंदर पंक्तियाँ नहीं हैं, बस मेरे पास एक कहानी है। आप जब इस ब्लैक स्क्रीन से विदा हों तो अर्नेस्ट शेकल्टन की कहानी को खोज कर ज़रूर देखिएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसका एक कोर्स भी बनाया है। वो भी खूब इसी उम्मीद, उसी जिज्ञासा की कहानी है कि कैसे आपकी मुश्किलों के बीच में जब आपके पास ये विकल्प बचता है कि या तो आप फ्लाइट या आप फाइट करें, उस दोनों के बीच में भी, उन दोनों इमोशंस के बीच में भी आपके पास इतना वक्त रहता है कि आप अपने आप की सारी ऊर्जा का जुटान कर सकें। मैं बस यही कहूँगा कि इस किताब को पढ़ते हुए लगातार इस बात का डर जो जाहिर हो रहा था, लेकिन बाद में अंत में आते आते बहुत सारी उम्मीद आपने इस किताब में दी है। तो ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये सिर्फ एक अनुभवों की दास्तान है जिसमें आप ये भी जान पाएंगे कि कैसे सबसे मुश्किल वक्त में आप सर्वाइव कर सकते हैं, और आप ये भी समझ पाएंगे कि समंदर सिर्फ बीच की इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ के लिए नहीं है, उसमें बहुत कुछ क्रूर और बहुत कुछ त्रासद भी है। किताब वाला के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अंत में हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, आइडिया के लेवल पर, एक्ट के लेवल पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आलिश, विजय और आलोक ने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया था। प्रलभ, आपने हमें समय दिया, शुक्रिया।